हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है साइमल्टेनियस इलेक्शंस। साइमल्टेनियस इलेक्शंस बोल लो या फिर वन नेशन वन इलेक्शन बोल दो। न्यूज़पेपर्स में, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, हर जगह आर्टिकल्स आए जा रहे हैं स्पेशली आफ्टर अ पैनल दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद टू चेक द फीजिबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। यही हमारा कॉन्टेक्स्ट है कि हम लोग अपने आंसर को इंट्रोड्यूस इसी चीज़ से करेंगे कि एक पैनल फॉर्म हुआ है अंडर द फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद टू चेक द फीजिबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इलेक्शन साइकिल को रीस्ट्रक्चर कर देना है ताकि लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस एक साथ हो, सिंक में हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस कोई न्यू आइडिया है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस बहुत सारे कंट्रीज़ में होते हैं, जैसे कि आप देखोगे नीचे, हम लोग इस पे आएंगे, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस हर समय होता है और बल्कि यहाँ पे तीनों लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। इंडिया में भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस 1947 से लेकर के 1967 20 सालों तक एक साथ ही होते थे इलेक्शंस, है ना। बट उसके बाद क्या हुआ, कई बार लोकसभा पहले डिसॉल्व हो गया, कई बार कोई लेजिस्लेटिव असेंबली पहले डिसॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस वजह से सिंक खराब हो गया। इस वजह से अब क्या होता है कि कभी नेशनल लेवल पे इलेक्शन हो रहे हैं, कभी तमिलनाडु में इलेक्शन हो रहा है, कभी बिहार में इलेक्शन हो रहा है। इस वजह से इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया इज़ इन कॉन्स्टेंट इलेक्शन मोड, और ये एक आर्ग्यूमेंट इन फेवर है। हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक ये आइडिया तो क्लियर हो गया कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस क्यों हमें पढ़ना है साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में। और साइमल्टेनियस इलेक्शंस अगर एक लाइन में लिखना पड़े इंट्रोडक्शन में, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि इट इज़ अबाउट द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इलेक्शन साइकिल। ठीक है, तो इतना हल्ला हो रहा है इस टॉपिक को लेकर के, तो थोड़े सा पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो फेवर में है। ठीक है ना, फेवर में है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या आता है कि हर साल इंडिया में 5 से 7, 5 to 7 इलेक्शंस पर ईयर हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शंस पर ईयर हो रहे हैं। ठीक है, बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, जब भी कोई सीट वेकेंट हो जाता है वहाँ पर बाई इलेक्शन कराना पड़ता है। तो 5 से 7 असेंबली इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस, लोकल लेवल पे इलेक्शंस, हर 5 साल में नेशनल इलेक्शंस। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि इंडिया तो हमेशा इलेक्शन मोड में ही है। हर बार, हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन हो ही रहे हैं, किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शन हो ही रहे हैं। ठीक है, मिनिस्टर्स बिजी, ब्यूरोक्रेट्स बिजी, टीचर्स बिजी, आर्म फोर्सेस बिजी, सब कोई बिजी रहते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। ये दोनों पॉइंट्स हम लोगों को कोट करना चाहिए, ये थोड़े कीवर्ड्स भी हैं, पॉलिसी पैरालिसिस और पेरोकियल पॉलिटिक्स, इसका मतलब समझते हैं। तो नेक्स्ट आर्गुमेंट जो इसके फेवर में है वो क्या है कि इतना फ्रीक्वेंट इम्पोजिशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने लगता है कि हर बार कहीं पे इलेक्शन हो रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। अच्छा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली इलेक्शन कमीशन के द्वारा लाया गया एक मेजर है। ये लीगल बैकिंग नहीं है इस चीज़ को, आप लोग जानते होंगे इस चीज़ को ऐसे तो, बट एक शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में पॉलिटिकल पार्टीज़, जो भी इंडिविजुअल्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करके चलना है ताकि इलेक्शन क्या हो सके, फ्री एंड फेयर मैनर में हो सके। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोविजंस रहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कि आप कोई वेलफेयर स्कीम नहीं लॉन्च कर सकते, आप ऐसा कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च कर सकते स्टेट में जिससे कि वोटर बिहेवियर इम्पैक्ट हो। तो इस वजह से क्या होता है कि बार बार ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते रहता है और गवर्नमेंट क्या हो जाती है, पॉलिसी पैरालिसिस में। पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे गवर्नमेंट नए स्टेप्स नहीं ले पा रही है, गवर्नमेंट फ्रीज हो गई है, जहाँ पर वो है वो कुछ नए स्टेप्स नहीं ले पा रही है, वो एकदम बस इस तरीके से चल रही है कि थोड़े बहुत स्टेप्स लिए फिर इलेक्शन आ गया, थोड़े बहुत स्टेप्स लिए फिर इलेक्शन आ गया। तो क्या होता है कि डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो नहीं पाता है। ठीक है, अब एक और चीज़ जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक पॉइंट आता है विनेबिलिटी का। ये विनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसने ही, आप बोल सकते हो एक और टॉपिक इससे ही रिलेटेड है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। आपको पता होगा कि कितने सारे हमारे एमपी एमएलए के का जो बैकग्राउंड है उसमें दे हैव क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। ठीक है,
तो ये क्यों होता है कि उनका विनेबिलिटी हाई है, ठीक है। तो वही विनेबिलिटी यहाँ पर भी आप देखोगे कि जब इतने बार इलेक्शंस होते हैं ना, तो पैरोकियल पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है, नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स, ठीक है। पैरोकियल पॉलिटिक्स, नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स, फ्रीबी कल्चर, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं क्योंकि बार बार इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट्स जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करते हैं, नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स खेलते हैं ताकि उनका जो विनेबिलिटी है वो लोग इलेक्शंस को जीत सके शॉर्ट टर्म में, और इस वजह से क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म है वो हो नहीं पाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म रिफॉर्म वही का वही रह जाता है और शॉर्ट टर्म में छोटे छोटे फ्रीबीज, लोन वेवर्स, पॉपुलिस्ट मेजर्स लेकर के पार्टी अपना विनेबिलिटी क्वोशेंट को हाई रखती है, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। आपको पता होगा जब भी इलेक्शंस होता है, पार्टी किस बेसिस पे इलेक्शंस जीतती है, डेवलपमेंट के नाम पे कम और कास्ट और रिलीजन के नाम पे ज़्यादा, है ना। तो इस वजह से क्योंकि बार बार इलेक्शंस हो रहे हैं, तो बार बार कास्ट, रिलीजन आपको याद दिलाया जाता है थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस, थ्रू यूट्यूब वीडियोस, थ्रू फेसबुक पोस्ट, आपको याद दिलाया जाता है कि कास्ट और रिलीजन ये सारी कितने बड़े चीज़ें हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। और जितने बार इलेक्शंस होंगे उतना बार आपको ये याद आते रहेगा। कहीं कहीं राइट्स हो जाते हैं, कहीं पे वायलेंस हो जाता है, पोस्ट इलेक्शन वायलेंसेस हो जाते हैं। इस वजह से फ्रीक्वेंट इलेक्शंस विल ऑलवेज इंक्रीज द चांसेस ऑफ सोशल डिसहार्मनी, ठीक है। तो ये भी एक कारण है कि भाई इतनी बार इलेक्शन मत कराओ, एक बार इलेक्शन कराओ और शांति से उसके बाद 5 साल गवर्नेंस पे ध्यान दो। तो इस वजह से बहुत लोग बोलते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आ जाना चाहिए। अच्छा, अब इलेक्शन होता है जब भी हमारे स्टेट्स में, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे और स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं। पर आप ये भी देखो कि टीचर्स, आर्म्ड फोर्सेस, ब्यूरोक्रेट्स इतने लेवल पे जब इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनका जो रूटीन वर्क है, उनका काम इलेक्शन कराना तो नहीं है। टीचर्स का काम पढ़ाना है, ब्यूरोक्रेट्स का काम है गवर्नेंस पे ध्यान देना। बट क्योंकि इलेक्शंस बार बार होते हैं तो इलेक्शन ड्यूटी लगता है, तो टीचर्स, ब्यूरोक्रेट्स और भी आर्म्ड फोर्सेस सारे लोग बस इलेक्शन करवाने में अपना सारा ध्यान दे देते हैं। और उनकी गलती नहीं है, इलेक्शन बार बार होगा तो दे हैव टू डू देयर ड्यूटी, है ना। तो इस वजह से दे कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द रूटीन वर्क। तो ये 5 पॉइंट है जिसके वजह से हम लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए। हम लोग आएंगे इसके बारे में, बट एक बार इन सारे पॉइंट्स का वन बाय वन हम लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। बहुत ही कॉमन सेंस के पॉइंट्स है, 1 to 1 देखते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था कि इंडिया इज इन कॉन्स्टेंट इलेक्शन मोड। अच्छा, बट क्या इसका ये मतलब है कि इलेक्शंस को कम कर दिया जाए? इलेक्शंस को कम कर देना क्या सही होगा कि 5 साल में एक ही बार इलेक्शन हो रहा है? ये कितना सही है? अगर आप देखो कि इलेक्शंस दे आर अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं हम लोग, है ना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं हम लोग। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शंस को ही कम कर दोगे तो आपको नहीं लगता कि डेमोक्रेसी ही कम हो जाएगी हमारे देश में, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग बोल रहे हैं कि इंडिया इज़ इन कॉन्स्टेंट इलेक्शन मोड, तो इलेक्शंस को कम कर देना विल ऑब्वियसली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज सीन, है ना। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट को तो हमने काउंटर कर दिया। अब सेकंड पॉइंट क्या था? पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है बिकॉज ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे को ना बहुत सारे एक्सेप्शंस भी देता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई स्टेप ही ना ले पाओ, आप कोई गवर्नेंस मेजर ही ना ला पाओ, इतना रिस्ट्रिक्टिव नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उन्हीं स्कीम्स को डिसअलाउ करता है जो कि वोटर बिहेवियर को इम्पैक्ट कर सकें, ठीक है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अपने आप में पहले बात तो बहुत सारे एक्सेप्शंस देता है, और वो बस इसलिए लगाया जाता है ताकि आप पॉपुलिस्ट मेजर्स ना लो। ऐसा नहीं है कि आप कोई स्टेप ही नहीं ले सकते उसमें, है ना। और ये जो आर्ग्यूमेंट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एक बार नेशनल इलेक्शन जब हो रहा है आपके कंट्री लेवल पे तो तब लगता है, और एक बार जब आपके स्टेट इलेक्शन हो रहा है उस स्टेट में तब लगता है। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में हर समय लगा हुआ है ना। तो ये थोड़ा सा, ये जो आर्ग्यूमेंट है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का फ्रीक्वेंट इम्पोजिशन होने की वजह से गवर्नेंस नहीं आ पा रहा है कंट्री में, ये थोड़ा सा फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है। तो वही हम लोग काउंटर दे सकते हैं। हमारे को क्या है, हमारे को पॉइंट्स लिखना है, ये पॉइंट भी सही है, ये पॉइंट भी सही है, बस देखने का नज़रिया है, ठीक है। अब
थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, पैरोकियल पॉलिटिक्स की बात हो रही है ताकि विनेबिलिटी इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, कि अगर हमारे इलेक्शंस का एक बार में होंगे, कम होंगे, तो पैरोकियल पॉलिटिक्स कम हो जाएगा। बट आपको नहीं लगता है क्या कि इसके वजह से फेडरल इश्यूज आ जाएंगे, फेडरल पॉलिटिक्स वो इंक्रीज हो जाएगा, सेंटर स्टेट के बीच में दिक्कत शुरू हो जाएगा, लोकल इश्यूज साइडलाइन हो जाएंगे। कई बार ये देखा गया है, एक एडीआर सर्वे हुआ था, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एक बॉडी है, ठीक है, बहुत सारे डेमोक्रेसी और इलेक्शंस इन चीज़ों को लेकर सर्वे करते रहती है ये बॉडी। तो उसके एक स्टडी में ये देखा गया था कि बहुत सारे वोटर्स ने, एटलीस्ट 50% वोटर्स से ज़्यादा ही मेरे ख्याल से, ये कहते हैं कि जिस पार्टी को वो लोग नेशनल लेवल पे वोट करेंगे ना साइमल्टेनियस इलेक्शन के दिन, उनको ही वोट कर देंगे वो लोग जब स्टेट में भी, स्टेट का इलेक्शंस भी उनको साथ में करना हो। तो इस वजह से जो लोकल इश्यूज हैं, ठीक है, वो साइडलाइन हो जाएंगे, नेशनल इश्यूज विल डोमिनेट। ये एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है ना, वैलिड पॉइंट है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सोशल डिसहार्मनी बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन। अच्छा, कास्ट एंड रिलीजन पे जो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि कास्ट एंड रिलीजन का जो इम्पैक्ट है हमारे सोसाइटी में, वो इलेक्शंस की वजह से बढ़ता है। आपको भी पता है कि सोशल मीडिया पे पूरे साल ही आजकल इन चीज़ों को लेकर के बातें होते रहती हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्शंस के वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। और इलेक्शंस में हाँ ये ज़्यादा बढ़ जाता है, बट इसको सॉल्व करने का क्या एक ये तरीका है कि इलेक्शंस को कम कर दो, एक बार में करा दो इलेक्शंस। इसको सॉल्व करने के और बेटर रीजन तरीके हैं ना, कि सोशल मीडिया पे रेगुलेशंस लेके आओ, क्रिमिनलाइजेशन को टैकल करो, इन चीज़ों के थ्रू सोशल टेंशन्स को कमाने की कोशिश करो ना, रादर देन कि एक बार इलेक्शन कराएंगे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और फिर जो होना था हो गया। इससे बेटर, इससे कंस्ट्रक्टिव वेज हम लोग ढूंढ सकते हैं सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कम करने का। इन चीज़ों पे हमें अपना रिफॉर्म्स की तरफ दिमाग लगाना चाहिए, है ना। फाइनली एक और पॉइंट है, टीचर्स ब्यूरोक्रेट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ये लोग रूटीन वर्क पे। इसका क्या काउंटर हो सकता है? ये तो अच्छा पॉइंट है, इसका भी एक काउंटर आप दे सकते हो कि आपको इलेक्शंस, आपको जैसे अभी होते हैं कि स्टेट लेवल पे हो रहे हैं, नेशनल लेवल पे हो रहे हैं, अगर आपको वर्कलोड कम करना है, जो स्टाफ इन्वॉल्व है उसका, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों नहीं बढ़ाते? आप ऑनलाइन रिमोट वोटिंग इन चीज़ों की तरफ क्यों नहीं जाते हो? रादर देन थिंकिंग कि एक बार में इलेक्शन करा लें, हम लोग यूटिलाइज करें टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। इलेक्शंस कंडक्ट कराना फिर भी एक प्रॉब्ली, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में सोचेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोल्यूशंस निकल सकता है, जिससे कि स्टाफ रिक्वायरमेंट एटलीस्ट कम हो जाए एंड ये लोग अपने रूटीन वर्क पर ध्यान दे पाएंगे। तो हर आर्ग्यूमेंट जो हमने यहाँ पर लिखा, उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट, बहुत ही सिंपल, ऐसा कोई इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आप खुद से नहीं सोच पाओ, ठीक है। आपको जब भी कोई पॉइंट लिखो, एक पॉइंट उसके आर्ग्यूमेंट बस देखने का नज़रिया थोड़ा सा घुमा करके आपको सोचना है। ये पॉइंट्स बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दो चीज़ मैं जो बोलने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको ये ना याद रखना है, ये आप ये भले भूल जाओ, ये नहीं याद रहेगा, एग्ज़ाम डे तक ये सब नहीं याद रहता है, पर ये कोशिश करो कि साइमल्टेनियस इलेक्शन में मेरे को एक पॉइंट याद रखना है कि 79th रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ये सब आपके शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए कि मेरे को ये कोट करना है, नीति आयोग को कोट करना है, ठीक है। ये कोट करना है, आप ये याद रखो बस, ठीक है, ये याद रखो, ये सब भूल जाओगे आप। आपने ये लिख दिया ना, इसके बाद आप ये भी लिखोगे चल जाएगा, लेकिन अगर आप ये चीज़ को मेंशन करते हो 79th रिपोर्ट, एक इम्पैक्ट पड़ता है। अब एक बार देख लेते हैं कि ये रिपोर्ट एक्चुअली बोल क्या रहा है ना। ये दोनों ही चीज़ें वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट में बातें कर रहे हैं, ठीक है। 79th रिपोर्ट क्या बोलता है? वन नेशन वन इलेक्शन विल एक्चुअली रिड्यूस द इलेक्शन एक्सपेंडिचर। जैसे कि आपको एक फैक्ट आप याद रख लो, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये सब फैक्ट्स नहीं याद रहते हैं, ठीक है। ये सब एग्ज़ाम डे के पहले हर कोई रिवाइज करके जाता है। 2019 के इलेक्शंस में 60,000 करोड़ एक्सपेंडिचर हुआ था, ये टोटल एक्सपेंडिचर था। ये माना जा रहा है कि अगर एक साथ इलेक्शंस कराएंगे तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर कुछ हद तक कम जाएगा, एटलीस्ट ये रिपोर्ट तो यही बोलता है, ठीक है। दूसरा कि इम्पैक्ट ऑन एसेंशियल सर्विसेज एंड पॉलिसी पैरालिसिस, जो हमने ऊपर देखा, पॉलिसी पैरालिसिस,
इम्पैक्ट ऑन एसेंशियल सर्विसेज, रूटीन वर्क, इन लोगों का जो इम्पैक्ट होता है वही सेम पॉइंट घुमा फिरा के, इसीलिए मैंने बोला ना बस ये याद रखो, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी चीज़ें लिखोगे चल जाएगा। तो इम्पैक्ट ऑन एसेंशियल सर्विसेज एंड पॉलिसी पैरालिसिस जो होता है फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की वजह से, वो कम हो जाएगा अगर इलेक्शंस एक बार में होते हैं तो, ठीक है। ये पॉइंट 2 सिंपल पॉइंट्स है, याद रखने का ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है। सेकंड आ जाता है नीति आयोग क्या बोल रहा है। नीति आयोग बोल रहा है फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज फॉर इलेक्शंस विल डिक्रीज इफ द इलेक्शंस इज कंडक्टेड वंस इन 5 ईयर्स। तो यही है पॉइंट घुमा फिरा के कि जो इनका रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। आर्म्ड फोर्सेस भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इन्वॉल्व रहते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं, इलेक्शंस कंडक्ट करने में बहुत हाई सिक्योरिटी लगता है, तो उस वजह से आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉयड रहते हैं ऑन ग्राउंड। तो अगर एक बार में इलेक्शन होगा तो जो रिक्वायरमेंट है आर्म्ड फोर्सेस का वो डेफिनेटली कम जाएगा। बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अब एक पॉइंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, frequent use of Article 356, that is President Rule, will actually decrease if one nation one election prevails in the country। क्योंकि आप ये नहीं चाहोगे कि जो सिंक है ना, जो सिंक्रोनाइजेशन हम लोग लाने की बात कर रहे हैं, आपने अगर प्रेसिडेंट रूल लगा करके डिसॉल्व करा दिया असेंबली, तो आप नहीं चाहोगे कि ऐसा हो, क्योंकि फिर वही जो सिंक इतने मुश्किल से लाने की बातें हो रही हैं वो फिर से असेंबली डिसॉल्व हो गया। तो ऐसा आप लिख सकते हो कि फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 विल एक्चुअली रिड्यूस अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ जाए, ठीक है। ये एक अच्छा पॉइंट है, आप इसको ये थोड़ा याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। आ जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, तारीफ़ किया, यहाँ पर काउंटर दे दिया। अब यहाँ पे फिर से तारीफ़ किया, चलो फिर से काउंटर दे देते हैं इस चीज़ को, और 3-4 चैलेंजेस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला चैलेंज, वन नेशन वन इलेक्शन विल रिड्यूस द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। यही चीज़ हमने यहाँ पढ़ा ना, यही चीज़ यहाँ पढ़ा। बस क्या करना है, इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे लिखना है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, कि ये क्यों लिखना है इस तरीके से, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, ये पार्ट है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का। ये सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप नायर केस में बोला था। आप अगर याद रख पाओ तो रख लो, थोड़ा मुश्किल होगा, आई नो, ये याद रख पाना केसेस के नाम, बट एटलीस्ट ये कीवर्ड्स के तरीके से याद रख लो। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, वन नेशन वन इलेक्शन विल इम्पैक्ट इट, ठीक है। इसी से सिंक करते हुए ये पॉइंट भी देख लो, रीजनल पार्टीज ओवरशैडो हो जाएंगे, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये पॉइंट इसी का घुमाया हुआ एक वर्जन है कि लोकल इश्यूज साइडलाइन हो जाएंगे। कभी लिखना है लोकल इश्यूज साइडलाइन हो जाएंगे, कभी लिखना है रीजनल पार्टी साइडलाइन हो जाएंगे। पॉइंट्स उतने ही रहते हैं, घुमा घुमा के लिखना है, पॉइंट्स जनरेट करना ऐसे ही होता है। कई बार लिखो कि डिक्रीज हो जाएगा इलेक्शंस, दे आर इंटीग्रल टू इलेक्शंस, कई बार लिखो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सॉरी यहाँ पर आप लिखो कि दे आर इंटीग्रल टू डेमोक्रेसी, आप कई बार घुमा करके लिखो दे आर, अगर ये नहीं होता है तो इट विल इम्पैक्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। यहाँ पर लिखो लोकल इलेक्शन, लोकल इश्यूज, यहाँ पर लिखो रीजनल पार्टीज विल गेट ओवरशैडोड, विल गेट इम्पैक्टेड। अच्छा, और एक और बहुत बड़ा चैलेंज जिसके वजह से ये चीज़ को ला पाना अपने आप में मुश्किल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फंक्शन कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे लोकसभा फंक्शन कर रहा है। अगर आपको सिंक में लाना है इन चीज़ों को, तो जितने भी असेंबलीज हैं, क्या आप उन्हें प्रीमेच्योर डिसॉल्व करोगे? आपको लगता है ये पॉलिटिकली फीजिबल रहेगा? तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल चैलेंज है कि प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन के लिए कोई नहीं रेडी होने वाला है, कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रेडी होने वाला है। इस वजह से वन नेशन वन इलेक्शन लाना अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है। बहुत ज़्यादा कोलैबोरेटिव डिस्कशंस की ज़रूरत है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तब जा कर के आ सकता है। प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज विल बी रिक्वायर्ड, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट इन द प्रेजेंट सिनेरियो, इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके साथ साथ कई बार आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी इलेक्शन लॉज हैं, जैसे कि आपको पता होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसमें अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ जाएगा, आर्टिकल 83, 85, 172, 174, ये क्या है? ड्यूरेशन एंड सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ड्यूरेशन एंड सेशन ऑफ पार्लियामेंट 83, 85 एंड
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कौन सा आर्टिकल है, 172 एंड 174। तो इन सारे आर्टिकल्स में आपको चेंज करना पड़ेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लगेगा। अब उसके लिए लोकसभा राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेंगे, आपको वो सारा प्रोसीजर पता है, उसके डिटेल में हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। बट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ इलेक्शन लॉज हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो अमेंडमेंट ऑफ आरपीए 1951, तो बहुत सारे लॉज में अमेंडमेंट, प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन, इट इम्पैक्टिंग द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड रीजनल पार्टीज का ओवरशैडो होना, ये 4 मेन कंसर्न्स हैं जिसके वजह से वन नेशन वन इलेक्शन लाना मुश्किल है। अच्छा, तो कहीं पर हो रहा है क्या वन नेशन वन इलेक्शन, कोई वर्ल्ड प्रैक्टिसेस हैं क्या? एक दो हैं, हालांकि जो पॉपुलेशन लेवल है और जो कंट्री का साइज़ है ये सब बहुत छोटे हैं। बट होता है ना कि एक आपके आंसर शीट है ये, अगर आप यहाँ पर एक छोटा सा केस स्टडी का लिख सको अगर, तो उसके लिए याद रखने की कोशिश करो। ये सेकंड वाला जर्मनी वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। 2 कंट्रीज जहाँ पर हो रहे हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका एंड स्वीडन, यहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शन तीनों लेवल पे एक साथ होता है। अगर याद रहे कोट कर देना, ये जर्मनी वाला ज़रूर याद कर लो, क्योंकि जर्मनी में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, जर्मनी में एक प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। नो कॉन्फिडेंस मोशन से आपको पता है कि असेंबली डिसॉल्व हो जाता है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का क्या मतलब होता है कि जब आपने बोल दिया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आपने पास करा दिया और असेंबली डिसॉल्व हो गई, तो आप चाहोगे कि बिकॉज दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टिव वोट, आप कोशिश करोगे कि उसको रिप्लेस करने के लिए एक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए वहीं पे, ताकि ये ना हो कि अब हमें फिर से इलेक्शंस कराने पड़ गए, है ना। कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ये मतलब होता है कि एक अगर सरकार गिरी तो दूसरे सरकार को आप जल्दी से वहीं पर बना सको, आपको इलेक्शंस नहीं कराने पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, एक सजेशन रहेगा यहाँ पर पॉइंट बी में मैंने लिखा है, इस चीज़ को हम लोग और डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना, कि आरपीए को अमेंड करना पड़ेगा और ये चीज़ को लेकर के आना पड़ेगा इफ़ एक्चुअली में हमें वन नेशन वन इलेक्शन करना है, ठीक है। लॉ कमीशन ने और पार्लियामेंट्री कमेटी ने कुछ सजेशंस दिए हैं, जिससे कि अगर हमें एक्चुअली में लेकर के आना है वन नेशन वन इलेक्शन को, तो एक दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। लॉ कमीशन का एक बहुत सिंपल सा सजेशन है कि जितने भी स्टेट्स हैं उनको कैटेगराइज कर दो 2 हिस्सों में, ठीक है। एंड उनको कैटेगराइज करने का क्राइटेरिया क्या होगा, द प्रॉक्सिमिटी टू जनरल इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस के कितने पास है उस बेसिस पे स्टेट्स को कैटेगराइज कर दो। कैटेगरी 1 स्टेट्स जिनका टर्म्स एंड हो रहा है नियर टू द लोकसभा विथ द कमिंग जनरल इलेक्शंस, उनके भी वोटिंग करा दो। और दूसरा जो कैटेगरी है जिनका थोड़ा दिन और बाद, कुछ सालों और बाद हो रहा है असेंबली डिसॉल्व, तो उनका इलेक्शंस मिडवे ऑफ द लोकसभा टर्म यानी कि आफ्टर 30 मंथ्स करा दो, ताकि ये दो स्टेप्स लेने के बाद कि कैटेगरी 1 स्टेट्स का इलेक्शंस आप लोकसभा के साथ करा दो 24 में, और नेक्स्ट जो कैटेगरी 2 स्टेट्स हैं उनका आफ्टर 30 मंथ्स करा दो। इससे क्या होगा कि सिंक में आ जाएंगे सारे पार्टीज और सारे नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे जितने भी हमारे लेजिस्लेचर्स हैं वो सिंक में आ जाएंगे, और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे से एक साथ दोनों का इलेक्शंस करा पाएंगे और साइमल्टेनियस इलेक्शंस वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो एक का 2024 में विद द लोकसभा एंड सेकेंड कैटेगरी स्टेट्स का आफ्टर 30 मंथ्स, ठीक है। एक और चीज़ जो ये जर्मनी का मॉडल है, इस चीज़ को भी हम लोग एक सजेशन में लॉ कमीशन ने जोड़ा है कि अमेंड द आरपीए टू इंश्योर एन ऑल्टरनेटिव, एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट आ जाए बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। एक सरकार गिरी, दूसरा सरकार लाने के लिए इलेक्शंस नहीं कराने पड़े, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फीचर हमें आरपीए में लेके आना है, ये है एक मेथड जो लॉ कमीशन बोल रहा है। सेकंड और एक और इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हो, पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी बहुत एक सिंपल सा सजेशन दिया। बाई इलेक्शंस होते हैं ना, जब भी वैकेंसी आ जाता है, किसी का डेथ हो गया असेंबली में या फिर लोकसभा में, तो बाई इलेक्शंस कराने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ये बोल रही है कि जितने भी बाई इलेक्शंस है वो वेकेंट सीट्स के लिए जो भी हो रहे हैं उसको एक प्री डिटर्मिन्ड टाइम पीरियड में करो, एक साथ करो, ताकि सिंक मेंटेन रहे, जो भी एक साथ इलेक्शंस कराओ, ताकि कभी भी ये ना हो कि कभी यहाँ इलेक्शन हो रहा है कभी वहाँ इलेक्शन हो रहा है। ये चीज़ों को दूर करने के लिए एक प्री डिटर्मिन्ड टाइम पीरियड में इलेक्शंस कराने हैं, ठीक है। तो लॉ कमीशन का सजेशन, कैटेगराइज द
स्टेट्स इन 2 कैटेगरीज एंड पार्लियामेंट्री कमेटी बाई इलेक्शंस को लेकर रिकमेंडेशन देता है। ये आपको याद रखना है, जर्मनी वाला पॉइंट याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। लास्ट में एक कंक्लूजन है, कंक्लूजन के पहले एक बार जल्दी से 2-3 पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। ये पैनल फॉर्म हुआ है, ये ज़रूर याद रखिएगा। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, आई थिंक अब तक तो हमें समझ में आ गया। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं। याद क्या रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। पॉइंट्स बहुत बेसिक है, 1 to 1 मैच करा के हर पॉइंट का हमने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दे दिया, ठीक है। अब अगर आप याद रख सको, हाईलाइट करके रखो कुलदीप नायर केस को, हाईलाइट करके रखो ये आर्टिकल्स को, और इन्हीं पॉइंट्स को बाद में याद करना। जर्मनी वाले पॉइंट को याद रखना, लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है, याद रखना, ठीक है। हर चीज़, ये इतने बड़े बड़े चीज़ें आपको नहीं याद रहेगा, ये इतना कुछ नहीं याद रहता है। याद क्या रखना होता है, ये हेडिंग्स याद रखना होता है। अगर ये हेडिंग याद आ गया, आप तब तक एग्ज़ाम डे तक इतना पढ़ लोगे कि आप अच्छा ही पॉइंट्स लिखोगे जो लिखोगे, ठीक है। बस ये हेडिंग याद रखो, जर्मनी वाला पॉइंट याद रखो कि ये केस स्टडी मेरे को कोट करना है, ये आर्टिकल्स मेरे को कोट करना है एग्जाम डे में, ठीक है। एक कंक्लूजन याद रख लेते हैं, आप इजी वे में इससे और बेटर कंक्लूजन भी बना सकते हो अपने एंड पे, बट एक पॉइंट, कंसेंसस बिल्डिंग with all political parties and state governments is the need of the hour before we bring one nation one election, ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शन लाने के पहले सारे पॉलिटिकल पार्टीज, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोलैबोरेटिव डिस्कशंस एंड कंसेंसस बिल्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।